Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is scientists detect microplastic in the human heart for the first time. साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है माइक्रोप्लास्टिक को ह्यूमन हेल्थ में पहली बार, जानेंगे इसके बारे में. Recent research from China Beijing Anjian Hospital published by the American Chemical Society had discovered microplastic in the human heart for the first time. जो भी रिसेंट रिसर्च था चाइना के बीजिंग एंजियन हॉस्पिटल का, जिसको पब्लिश किया गया था अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा, उसमें पाया गया माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन हेल्थ पे पहली बार. ये जो स्टडी है ये इन्वॉल्व करता है एनालिसिस को हर टिश्यू का, जो 15 पेशेंट थे उनसे, जो कि अंडरवेंट किया गया था कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी को. जो रिसर्च है इसमें पाया गया कि जो न्यूमरस इंडिविजुअल माइक्रोप्लास्टिक पीसेस है ज्यादातर टिश्यू सैंपल में, और ये जो प्लास्टिक पार्टिकल है वो प्रेजेंट है सबके ब्लड सैंपल पे. The detection of microplastic within the human heart is concerning, prompting the need of further investigation into how this particle enter cardiac tissue and their potential long-term effect after heart surgery. और जो डिटेक्शन हुआ माइक्रोप्लास्टिक का ह्यूमन हेल्थ पे, ये एक चिंता का विषय है. ये प्रमोट कर रहा है, आवश्यकता को दर्शा रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कि किस तरीके से ये पार्टिकल जो है ये इंटर किए कार्डियक टिश्यू पे और क्या पोटेंशियल हो सकता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट हेल्थ सर्जरी के बाद इस पार्टिकल का. The study also identifies specific type of plastics such as polyethylene terephthalate used in clothing and food container and polyvinyl chloride common in window frame and pipes in the sample. और ये जो स्टडी है इसमें आइडेंटिफाई किया गया स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लास्टिक को, जैसे कि आपका पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेन हो गया जिसका उपयोग क्लोथिंग या फूड कंटेनर में होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया जो कि कॉमन विंडो फ्रेम या पाइप में उपयोग होता है. अब हम माइक्रोप्लास्टिक के बारे में भी समझ ले. माइक्रोप्लास्टिक जो कि लेस देन 5 मिलीमीटर के होते हैं साइज में, ये इंटर कर सकता है ह्यूमन बॉडी में वेरियस ओपनिंग के माध्यम से, और ये लिंक्ड है हेल्थ इश्यू से जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज या क्रोनिक लिवर डिजीज से. ये जो है इंपैक्ट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन. तो जो टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन है इसके बारे में हम जानेंगे. The rapid increase of methane in Earth atmosphere since 2006, driven by biological emission rather than fossil fuel burning, raises concern about a potential major transition in Earth climate. जो रैपिड इंक्रीज हुआ है मीथेन का अर्थ के एटमॉस्फेयर में 2006 के बाद से, और जो कि ड्राइवन है बायोलॉजिकल एमिशन के कारण, ना कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण, ये एक चिंता रेज कर रहा है कि इसका जो पोटेंशियल मेजर ट्रांजिशन होगा अर्थ के क्लाइमेट पे. What is termination level transition? ये termination level transition होता क्या है? A termination level transition refers to a significant and rapid shift in Earth climate from one state to another, often marking the end of a glacial period and the onset of a warmer interglacial period. जो टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन है ये रिफर करता है एक सिग्निफिकेंट और रैपिड शिफ्ट के लिए अर्थ के क्लाइमेट में एक स्टेट से दूसरे पे, जिसमें क्या होता है समाप्त होता है ग्लेशियल पीरियड और ऑनसेट होता है वार्मर इंटरग्लेशियल पीरियड का. जैसे कि पास्ट टर्मिनेशन में, जैसे कि टर्मिनेशन 2 जो कि आपका अराउंड 131 ईयर अगो हुआ था, इसमें अर्थ का क्लाइमेट जो था वो शिफ्ट किया ग्लेशियर से कुछ रीजन में वार्मर कंडीशन की ओर, जिसके कारण बदलाव आया इकोसिस्टम पे और वेदर पैटर्न पे. व्हाट आर बायोलॉजिकल एमिशन? ये बायोलॉजिकल एमिशन क्या होता है? बायोलॉजिकल एमिशन जो है वो रिफर किया गया है जो रिलीज होता है गैसेस का, जैसे कि मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर पे, जो कि रिजल्ट होता है नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस का, इसी कारण उसको बायोलॉजिकल एमिशन कहते हैं. जैसे कि मीथेन बायोलॉजिकल एमिशन जो है वो ऑकर करता है जो प्रोसेस है, जैसे कि माइक्रोबियल डाइजेशन के दौरान स्टोमक में रूमिनेंट एनिमल के, काऊ हो गए, या डिकम्पोजिशन के दौरान ऑर्गेनिक मैटर का वेटलैंड पे, तो उस समय ये आपका होता है मीथेन बायोलॉजिकल एमिशन. मीथेन के बारे में हम जान ले. मीथेन इज अ फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन यूज एज ए ग्लोबल फ्यूल सोर्स. हाउएवर इट आल्सो सर्व एज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस विथ ओवर 80 टाइम्स द वार्मिंग इम्पैक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड within the first 2 decades of its presence in the atmosphere. It has shorter atmosphere lifespan than carbon dioxide. ये जो मीथेन है ये आपका फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग किया जा रहा है ग्लोबल फ्यूल सोर्स के तौर पे. ये जो है सर्व कर रहा है लेकिन एक पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस के रूप में, जिसका 80 टाइम्स अधिक वार्मिंग इम्पैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, आप समझ सकते हैं. और जो कि फर्स्ट 2 डिकेड में प्रेजेंस रहता है एटमॉस्फेयर पे. ये जो है शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पैन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में मीथेन का, लेकिन जो पोटेंशियल इसका वो 80 टाइम्स अधिक है. इस मेन सोर्सेज जो है इसके कौन कौन से है? ऑयल नेचुरल गैस ऑपरेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कोल माइनिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे मेन सोर्सेज है मीथेन के लिए.
क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि कर्व किया जा सके मीथेन एमिशन को? तो पहले हम इंडिया के लेवल पर इनिशिएटिव को जानेंगे। हरित धरा एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट डेवलप्ड बाय ICAR टू रिड्यूस कैटल मीथेन एमिशन बाय 17 to 20% एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। तो जो हरित धरा इनिशिएटिव है ये एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है जिसको डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा ताकि रिड्यूस किया जा सके कैटल के मीथेन एमिशन को 17 से 20% तक और इंक्रीज किया जा सके मिल्क के प्रोडक्शन को। इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम जो है जिसको लेड किया गया है WRI इंडिया, CII और टेरी के द्वारा, ये एक वॉलंटरी फ्रेमवर्क है जो कि मेजर करता है और मैनेज करता है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को इंडस्ट्री के लिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। ये रेज कर रहा है अवेयरनेस को क्लाइमेट चेंज को लेके और आउटलाइन कर रहा है जो स्टेप की आवश्यकता है ताकि एड्रेस किया जा सके इसको गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कम्युनिटी और मोर के द्वारा मिलके। भारत स्टेज 6 नॉर्म जो है, तो जो ट्रांजिशन किया गया भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स की ओर भारत में, इसका मकसद है रिड्यूस करना व्हीकल एमिशन को। अब हम ग्लोबल लेवल पे जो इनिशिएटिव है इसको भी जान ले। तो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम मार्स, ये इंटीग्रेट कर रहा है सैटेलाइट डाटा को ताकि डिटेक्ट किया जा सके मीथेन एमिशन इवेंट को पूरे विश्व में और नोटिफाई किया जा सके स्टेक होल्डर को ताकि वो एक्शन ले सके। ग्लोबल मीथेन प्लेज, जो वॉलंटरी प्लेज है, नियरली 100 कंट्री जो है जिसमें कमिट किया है कि वो कट करेंगे अपने मीथेन एमिशन को कम से कम 30% तक 2030 तक कंपेयर टू 2020 लेवल के। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव जो है आपका, ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जिसका फोकस है कि रिमूव किया जाए जो बैरियर्स है जिस कारण उपयोग हो रहा है मीथेन का एक क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में, ताकि बैरियर खत्म हो जाएगा तो इसका जो उपयोग है वो कम से कम हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गांधीधाम गुजरात। तो गांधीधाम के बारे में हम जानेंगे ये कहां सिचुएटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और क्यों न्यूज में आया। तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह इनॉग्रेटेड द इफ्को नैनो डेप लिक्विड प्लांट इन गांधीधाम गुजरात। ये जो प्लांट है वो कहां पे सिचुएटेड है, तो गांधीधाम गुजरात में। हाईलाइट कर रहा है ये इसका सिग्निफिकेंस को जो अचीव करने का हमारा टारगेट है नेशन के एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी को। The plant funded by IFFCO Equity aims to reduce urea import and achieve self-sufficiency while promoting environmental sustainability. ये जो प्लांट है गांधीधाम प्लांट जो है आपका इफ्को का नैनो डेप लिक्विड प्लांट, इसको फंड किया जा रहा है इफ्को इक्विटी के माध्यम से। इसका मकसद है रिड्यूस करना यूरिया के इंपोर्ट को और अचीव करना सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। गांधीधाम इनिशियली नोन एज सरदारगंज इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। जो गांधीधाम है इसको इनिशियली हम सरदारगंज के नाम से जानते हैं थे। ये लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर सिटी है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का। It was created in early 1950s for the resettlement of Sindhu Hindu refugee from Sindh and aftermath of partition of India. It was named after M.K. गांधी। इसको क्रिएट किया गया था अर्ली 1950 पे रिसेटलमेंट के लिए सिंधी हिंदू रेफ्यूजी का जो सिंध से आए थे पार्टीशन के बाद इंडिया के, और बाद में इसका नाम जो है M.K. गांधी के नाम पे गांधीधाम कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीज रेन एंड रिड्यूस स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन। तो जो इंक्रीज रेन की बात कही गई है, रिड्यूस जो हो रहा है स्नोफॉल का हिमालयन रीजन में, तो इसके बारे में हम समझेंगे। एक जो नया स्टडी है इसमें पाया गया है कि जो माउंटेन है अक्रॉस द ग्लोब के, जिसमें कि हिमालयस भी आता है, उसमें देखा गया है कि जो मोर रेनफॉल है वो एलिवेशन पे हो रहा है जहां पे पहले स्नो होते थे। क्या स्टेटस है रेनफॉल और स्नोफॉल का हिमालयन रीजन पे, हम इसको समझते हैं पहले। आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट 2019। तो जो आपका आईपीसीसी का स्पेशल रिपोर्ट है ओशियन एंड क्रायोस्फीयर को लेकर चेंजिंग क्लाइमेट का 2019 का, आईपीसीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो स्नोफॉल है वो डिक्रीज हुआ है माउंटेन रीजन पे, जिसमें कि हिमालय भी आता है। हायर टेम्परेचर के कारण पार्टिकुलरली लोअर एलिवेशन पे चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न और बदलाव देखा गया है जो प्रेसिपिटेशन का पैटर्न था उसमें भी। Scientific study have indicated shift in precipitation pattern in the Himalayas region with more instances of extreme precipitation occurring at rainfall rather than snowfall even at higher altitude। और जो साइंटिफिक स्टडी है इसने दर्शाया है कि बदलाव देखा गया है प्रेसिपिटेशन पैटर्न में भी हिमालयन रीजन पे। अब ज्यादा इंस्टेंट देखा जा रहा है एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन का जो कि ऑकर कर रहा है रेनफॉल के रूप में, ना कि स्नोफॉल के रूप में हायर एल्टीट्यूड में भी। वाई हिमालयन रीजन इज हैविंग इंक्रीज रेन एंड रिड्यूस स्नोफॉल, क्यों हिमालयन रीजन में देखा गया है जो रेन है वो बढ़ा है लेकिन स्नोफॉल घटा है। तो चेंजिंग वेदर पैटर्न, सबसे पहले तो जो वेदर में बदलाव आया है, अल्टरेशन जो हुआ है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, डेट स्ट्रीम और जो अदर वेदर सिस्टम है, इसके कारण ये बदलाव देखा गया है प्रेसिपिटेशन पैटर्न पे। ग्लोबल वार्मिंग एंड टेम्परेचर राइज, जो ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइज है ये उसका भी परिणाम है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज, एटमॉस्फेयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर लीडिंग टू इंक्रीज इवेपोरेशन एंड सब्सिक्वेंट प्रेसिपिटेशन।
रीजन। जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एटमॉस्फेयर क्या है और ज्यादा होल्ड कर पा रहा है मॉइस्चर को, जिसके कारण इवेपोरेशन बढ़ रहा है, सब्सिक्वेंटली प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है। एलिवेटेड फ्रीजिंग लेवल, जो फ्रीजिंग लेवल है वो एलिवेट हो चुका है। फ्रीजिंग लेवल जिसको कि हम 0 डिग्री आइसोथर्म भी कहते हैं, ये एल्टीट्यूड होता है जहां पे फॉलिंग प्रेसिपिटेशन जो है वो स्नो टू रेन बदलता है। जो राइजिंग टेम्परेचर है जो कि एसोसिएटेड है ग्लोबल वार्मिंग से, इसके कारण फ्रीजिंग लेवल जो है वो बढ़ गया है, जिसके कारण और ज्यादा रेन जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे हो जा रहा है, जो कि पहले स्नोफॉल के रूप में होता था। स्नोफॉल रिडक्शन, जो स्नोफॉल रिड्यूस हुआ है तो वार्मर टेम्परेचर कॉज मोर प्रेसिपिटेशन टू फॉल एज रेन वेदर देन स्नो। तो जो टेम्परेचर वार्म हुआ है इसके कारण ज्यादातर प्रेसिपिटेशन जो है वो रेन के रूप पे फॉल कर रहा है, ना कि स्नो के रूप पे। फीडबैक लूप्स, जो फीडबैक लूप है, लेस स्नो कवर मींस देयर इज लेस रिफ्लेक्टिव सरफेस टू बाउंस सनलाइट बैक इनटू स्पेस, अल्बिडो इफेक्ट काउजिंग फर्दर वार्मिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द शिफ्ट फ्रॉम स्नो टू रेन। और जो लेस स्नो कवर हुआ है इसका मतलब है कि कम रिफ्लेक्टिव सरफेस हो पाएगा बाउंस बैक करने के लिए सनलाइट को, जो अल्बिडो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब है और ज्यादा वार्मिंग होगा। इससे क्या होगा, और ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा कि अब जो है स्नो के जगह पे रेन होगा। वार्मिंग इंड्यूस एटमॉस्फेरिक चेंज, जो वार्मिंग इंड्यूस एटमॉस्फेरिक चेंजेस है इसके कारण ग्रेटर इंटेंसिटी हुआ है स्टॉर्म का, जिसके कारण हैवी रेनफॉल इवेंट जो है वो देखे गए हैं स्नोफॉल के जगह पे हिस्टोरिकली डोमिनेंट। इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज रेन एंड रिड्यूस स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन, क्या प्रभाव पड़ रहा है जो रेन बढ़ा है और जो कम हुआ है स्नोफॉल हिमालयन रीजन पे। इंक्रीजिंग डिजास्टर, इसके कारण जो डिजास्टर वो बढ़ा है, जो बदलाव देखा गया है स्नोफॉल से रेनफॉल की और हायर एलिवेशन पे, ये अफेक्ट कर रहा है वाटर अवेलेबिलिटी को और हैजार्ड को। ज्यादा इंस्टेंट जो है हैवी रेनफॉल का, इसके कारण फ्लैश फ्लड आ रहा है। वाटर रिसोर्स चेंजेस, जो वाटर रिसोर्स है वो बदल रहे हैं अपने आप को। अल्टर जो हुआ स्नो मेल्ट और रेन के पैटर्न पे, इसने अल्टर कर दिया रिवर फ्लो को। जो वाटर अवेलेबिलिटी है और इकोसिस्टम डायनेमिक है उस पर इसका प्रभाव देखा जा सक रहा है। जो बदलाव आया है रिवर फ्लो पे, हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न पे, इस कारण आपने देखा है कई बार बाढ़ जैसे सिचुएशन आ जाती है। इंक्रीज फ्लड एंड लैंडस्लाइड रिस्क, जो खतरा है फ्लड का, लैंडस्लाइड रिस्क का, ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो रेन वाटर सैचुरेट करते थे सॉइल को, जिसके कारण लैंडस्लाइड, डेब्रिज फ्लो और फ्लैश फ्लड बहुत हो रहा है। उत्तराखंड में जो 2013 में फ्लैश फ्लड आया था वो एक्सेसिव रेनफॉल के कारण ही हुआ था। प्रभाव जो है इसका इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पे भी देखा जा सकता है। जो अल्टर प्रेसिपिटेशन हुआ है इसके कारण वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, फ्रेगाइल माउंटेन इकोसिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। बदलाव आया है एल्पाइन फ्लोरा और फौना पे भी शिफ्टिंग क्लाइमेट के कारण। सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज भी है इसका। जो रिड्यूस हुआ है स्नोफॉल का, ये इंपैक्ट कर रहा है विंटर टूरिज्म को, एग्रीकल्चर को और वाटर डिपेंडेंट लाइवलीहुड को। स्की रिजॉर्ट जो है उसको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है शॉर्टर स्नो सीजन के कारण। ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड जो है, तो जो फास्टर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है इसके कारण अनस्टेबल ग्लेशियर लेक और पोटेंशियल ग्लेशियर लेक आउटवर्स फ्लड आ रहा है, जिसके कारण फ्लड रिस्क जो है डाउन स्ट्रीम में वो बढ़ जाता है। जैसे कि आपका इम्जा लेक हो गया नेपाल का, जो कि रिस्क पे है ग्लेशियर लेक आउटवर्स फ्लड के कारण, ग्लेशियर मेल्ट होने के वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी भी है, जो बदलाव हुआ है रेनफॉल पैटर्न पे, ये चैलेंज कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस को भी। इसके कारण जो डिजास्टर रिस्क का खतरा वो बढ़ गया है। जो नुकसान हो रहा है रोड को, ब्रिजेस को, हाइड्रो पावर प्लांट को, ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिलासा जोसेफ। तो हम जानेंगे मिलासा जोसेफ के बारे में। मिलासा जोसेफ, अ यंग वुमन फ्रॉम मरिकुलम इन अलापुजा, इज ऑन अ मिशन टू कंक्योर द 7 वोल्केनिक समिट, द हाईएस्ट वोल्केनो ऑन 7 कंटिनेंट। जो मिलासा जोसेफ है, जो कि एक यंग वुमेन है, कहाँ की, तो मलिकुलम अलापुजा की। वो एक मिशन पे वो कंकर करेगी जो 7 वोल्केनो समिट है, जो कि हाईएस्ट वोल्केनो है 7 कंटिनेंट का। पास्ट 21 मंथ में उन्होंने सक्सेसफुली स्केल किया 3 माउंटेन को। कौन कौन से, किलिमंजारो, धमारवंड और एल्ब्रस को। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है और कौन कौन से माउंटेन को इन्होंने कवर कर लिया है। और उनका ड्राइव है कि वो ओवरकम करे जो चैलेंजेस है, जिसमें कि उनका क्रॉनिक अस्थमा का भी एक प्रॉब्लम है। वो मोटिवेट करिए खुद को कि वो कंप्लीट करे अपने माउंटेनियरिंग को और ब्रेक करे जो सोशल कॉन्स्टेंट है और इंपावर करे वुमेन को। जो 4 मोर वोल्केनिक माउंटेन है जिसको कि क्लाइम करना बाकी है उनके द्वारा, वो कौन कौन से है और वो कहाँ पे सिचुएटेड, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। जैसे कि आपका ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर के पास, पिको डे ओलिजारा मैक्सिको, माउंट गुलिवरा पापुआ न्यू गिनिया एंड माउंट सिडली अंटार्कटिका। ये 4 बाकी है जो कि उनके द्वारा कवर किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.